नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा। पारिक खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नैनीताल हाईकोर्ट में नाबालिग लड़के लड़कियों के डेटिंग के दौरान पकड़े जाने के मामले में सुनवाई, सरकार से किया जवाब तलब, अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद। चमोली में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ली जिला योजना समिति की बैठक, 74 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का किया अनुमोदन, विकास कार्यों के सुझावों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात, परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा, सीएम के निर्देश पर आदेश जारी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में बनाएगा 3 वाटर पार्क, 15 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, सांस्कृतिक परंपराओं को देखने को मिलेगी झलक। और उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने की दी सलाह, भूस्खलन होने से 90 सड़कें भी बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर राज्य की नदी घाटियों पर स्थित परियोजनाओं के त्वरित विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। वहीं सीएम धामी कई केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश में विकास को गति देने के लिए तमाम जो योजनाएं उत्तराखंड में लंबित पड़ी हुई है उनको सुचारू करने के लिए ये मुलाकात हो रही है। इसके साथ ही अमित शाह के साथ मुलाकात पर भाजपा प्रवक्ता का कहना है प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान के बारे में अमित शाह को मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। साथ ही आपदा से हुए नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाए उसके लिए भी मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी बात रखेंगे। प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं और वहां अपने मंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है और इस प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उन्होंने उनसे चर्चा करी और कैसे उन योजनाओं को आगे गति दे सकते हैं इस पर भी उन्होंने मंथन किया है। और इस प्रदेश की जो योजनाएं लेकर के गए हैं, जो प्रस्ताव लेकर के गए हैं, उसमें किस तरीके से बजट मिलने का काम होगा, इसी को लेकर के मंत्री जी से चर्चा करी है। और गृह मंत्री जी से मिलने का उनका जो परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा और त्रासदी यहाँ पर आई है, वो किस तरीके से यहाँ की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, इसलिए गृह मंत्री जी से मिलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और क्योंकि एक रूटीन में भी है और क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर आपदा आई और भारी नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा है। जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला योजना साल 2024-25 के लिए 74 करोड़ 28 लाख का विभागवार परिव्यय निर्धारण करके कार्य योजना का अनुमोदन किया। इस दौरान समिति के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझाव पर परिचर्चा भी की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला योजना के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव और जनहित को ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए जिला योजना में समावेश किया जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों और अधिकारियों से कहा कि जिले को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। और लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे हैं।
यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है, तो मैंने कार्यदायी संस्था को भी आदेश कर दिया है। तो यहाँ पे 50 गाड़ी की हमको पार्किंग है, तो उस जगह की भी चिन्हित हो गई है। और एक चमोली ज़िले में अब डॉक्टरों की कमी है। हम जोशीमठ में उप जिला चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं। बद्रीनाथ में हम 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। वो ऑलमोस्ट बन गया है, 2-3 महीने में हम इसका गृह लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चमोली ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत बेहतर हैं। हाईकोर्ट नाबालिग लड़के लड़कियों के प्यार और डेटिंग के दौरान पकड़े जाने पर लड़के को गिरफ्तार किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सरकार से इस प्रकरण पर जवाब तलब किया। राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने समय देते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के मुताबिक अधिवक्ता मनीषा भंडारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नाबालिग लड़के लड़कियों के प्यार के मामले में हमेशा दोषी लड़के को ही माना जाता है। वहीं कुछ मामलों में लड़की बरी होती है, इसके बावजूद लड़कों को ही हिरासत में लिया जाता है और उसे अपराधी बनाकर जेल भेज दिया जाता है। कायदे से उसकी गिरफ्तारी के बजाय काउंसलिंग की जानी चाहिए। चमोली के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ितों ने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के काफिले को रोक दिया। इस दौरान पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की। उनका कहना है कि 3 सालों से कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के आपदा पीड़ित आपदा का दंश झेल रहे हैं। इसके बाद मंत्री ने जिलाधिकारी को फोन कर आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अल्मोड़ा निवासी गोपाल सिंह और ब्रिज कोर्स से प्रशिक्षित 115 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि वो बीएड डिग्रीधारी हैं और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स किया है, जो प्राथमिक शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसके बावजूद सरकार विभागीय शासनादेश और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की विज्ञप्ति में डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष नहीं माना जा रहा। इसे सभी प्रशिक्षित बेरोजगार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें विभागीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समकक्ष माना जाए। राजधानी देहरादून में जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों और अन्य विषयों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में जीएसटी काउंसिल में पूर्व में जो बैठक हुई थी उसके निर्णय सकारात्मक रहे हैं। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार किए जाने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करके सभी व्यापारियों, सभी बड़े उद्योग समूहों के साथ चर्चा कर एक साझा रणनीति तैयार की जा रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 गेम्स में अब की बार जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के हाथ रजत पदक लगा, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रुड़की के पास टोड़ा ग्राम निवासी नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और जश्न मनाया। नीरज चोपड़ा के प्रथम कोच नसीम अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि नीरज चोपड़ा एक साधारण परिवार से आते हैं, मगर उनका शुरू से ही जैवलिन थ्रो में रुझान रहा है। नीरज चोपड़ा पहले से ही खेल के प्रति संजीदा रहे हैं। नीरज का प्रदर्शन पहले से पिछले ओलंपिक से बेहतर किया है, अपना उसने लाइफ बेस्ट किया है, पर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूसरे खिलाड़ी ने दी, उसके कारण हम सिल्वर पर हमें संतोष करना पड़ा। पर नीरज एज ए चैंपियन की तरह उसने कल अपना इवेंट किया था और हमें हमारे देश को
फर्स्ट इस बार हमारा कोई सिल्वर मेडल नहीं था, तो नीरज का आज भी हाईएस्ट इंडिया के अंदर मेडल रहा है, तो हमें सिल्वर मेडल दिया। उसके लिए नीरज को, पूरे देश को, सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। देखिए, कल भी हमारे, जैसे हमने पिछले ओलंपिक में तैयारी की थी, और कल भी हमारी वही तैयार थी, एक त्यौहार से कम नहीं था हमारे लिए कल, और हमने उसी तरह से सेलिब्रेट किया। पर सिल्वर आने के बाद भी हमारा जोश कम नहीं हुआ। तो भविष्य में आने वाले ओलंपिक में हम उस चीज़ को, इसके जो रंग को बदलेंगे, और अगले ओलंपिक में हम गोल्ड लेके दिखाएंगे। देखिए, पाकिस्तान हमारा एक तरह से नज़दीकी का मुल्क है, और नदी में एक खिलाड़ी है। मैं तो एक कोच के नाते खिलाड़ी को खिलाड़ी की भावना से देखता हूँ। हार जीत, जब दो खिलाड़ी मैदान में जाते हैं, हार जीत चलती रहती है। पर हम अगले ओलंपिक में नदीम को भी दिखाएंगे कि आपने 93 मीटर के आसपास जेवलिन फेंका, हम 95 मीटर जेवलिन मार के और न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। आरटीओ दफ्तर में परिवहन और प्रशासन की हुई बैठक में 7 दिन के भीतर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन और सिडकुल में चलने वाली प्राइवेट बसें सहित अन्य बड़ी गाड़ियों को नैनीताल रोड से पार्किंग हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। प्रशासन और परिवहन विभाग ने बैठक में अगले 7 दिनों में कैमू और अन्य बड़े वाहनों के संचालन करने वाली एजेंसियों को अपनी पार्किंग स्वयं तलाश कर नैनीताल रोड से सभी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि नैनीताल रोड में लंबे समय से सिडकुल में चलने वाली बसें और अन्य सरकारी बसें भी खड़ी रहती है। यातायात की दृष्टि से अब नैनीताल सड़क में पूरी तरह खाली करने को कहा गया है। समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में अनधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की है। इस दौरान उनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिस्ट, एसीएमओ श्वेता भंडारी साथ रहे। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते इंदिरा नगर गोपाल मंदिर लाइन नंबर 7, 17, 8 और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोर में कई सारी कमियां हैं, जिनको लेकर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर को सील किया गया, 2 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी कार्रवाई में कई मेडिकल स्टोर की चेकिंग भी हो रही है। इसे लेकर मेडिकल स्टोर वालों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, इसमें जो शासन से जो निर्देश प्राप्त है उसी क्रम में मेडिकल स्टोर और इसके अलावा जो क्लिनिक संचालित हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी टीम में हमारे साथ सीएमओ, एसीएमओ मैडम हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल स्टोर जिनमें अनियमितता पाई गई हैं, उनको लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है, उनका ट्रैफिक है अभी रोक दिया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है। किस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं? देखिए, कुछ जो इनके शेड्यूल हैं उसके अनुसार जो ड्रग्स किस तरह से रखी जानी है, दी जानी है, प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है या होलसेलर के तौर पे आप उसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ मानक हैं जिनमें सीसीटीवी स्थापित किया जाना है। इसके अलावा गंदगी आप नहीं रख सकते। तो हमारे अधिकारी महोदय हैं, उनके आदेश पे सिटी मजिस्ट्रेट सर के उसमें आज एक निरीक्षण किया गया है, जिसमें मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पे चेकिंग की गई है। मेडिकल स्टोरों में कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सेल परचेज, सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता और एक्सपायरी बॉक्स के संबंध में चेकिंग की गई और जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई गई उसके सस्पेंशन की रिकमेंडेशन की गई है। हाल ही में उत्तराखंड के अंदर कुछ शराब की फैक्ट्री को प्रतिबंधित किया गया, जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया गया, जिस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आबकारी विभाग के द्वारा लगभग 1500 पेटी शराब की नष्ट की गई, जिसकी कीमत लाखों में है। तो वहीं आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया, जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी हैं, उन कंपनियों की शराब बची हुई है उसको नष्ट किया जा रहा है और इसी क्रम में 1500 पेटी नष्ट की है। आगे भी इसी तरीके से जो शराब प्रतिबंध हो चुकी है उसको नष्ट किया जाएगा। जो कंपनियां उत्तराखंड में आती हैं, अपना वेयर हाउस खोलती हैं, फिर वो काम बंद कर देती हैं, तो उनका जो स्टॉक होता है
वो हम नष्ट कर देते हैं आबकारी आयुक्त के परमिशन से। अभी कितनी पेटियां नष्ट की ये लगभग मेरे ख्याल से 1500 के आसपास की पेटियाँ हैं। तो सर क्या ऐसे और भी इस तरह के ब्रांड हैं जिनको नष्ट किया जाएगा? हाँ, हम जो भी पुराने स्टॉक होते हैं, जो कंपनियां उत्तराखंड से जा चुकी है या ऐसा स्टॉक जो सेलेबल नहीं है, वो हम समय समय पे डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। चंपावत के नवागंतुक सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीएमओ डॉक्टर चौहान ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। चिकित्सकों से मरीजों को दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा और ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड से मरीज का उपचार करने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉक्टर चौहान ने कहा, निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। वो जैसे कि स्टाफ है सफिशिएंट है, लेकिन अभी यहाँ पर जो 4 स्पेशलिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल इन्होंने 70 अल्ट्रासाउंड किए हैं। एनेस्थीसिया अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जीए में भी करना चाह रहे हैं। आई का अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर, और ऑर्थो के आए अभी वो भी अपना कर रहे हैं। और ऑफिसर हैं बॉन्डेड है यहाँ पर। अभी देखा जाए तो डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, लेकिन वो होने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर्स आएंगे। और हमारे द्वारा भी विभाग को पत्र भेजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा में भी है, स्पेशलिस्ट भेजे जाएंगे। तो बेसिकली अगर एक गायनिकोलॉजिस्ट हो और एक पीडिया की सर्जन, ये 3 अगर मैं देखता हूँ तो होते ही बहुत कुछ चल जाएगा। आईसीयू है यहाँ पर, बहुत अच्छी बनी हुई है, वो रन नहीं कर पा रही है, तो वो भी चल जाएगी अच्छे से। और पीडिया का एनआईसीयू है, वो भी चल जाएगा। तो व्यवस्था काफ़ी ठीक है, सुधरी हुई है। 10 के बीच में ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे पूर्णागिरी की तरफ जाने वाली एक मैक्स जो है वो शेखेरदा नाला में कहीं बह गई है। इमीडिएटली हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, हमारी जल पुलिस थी, SDRF थी, हमारी नागरिक पुलिस है, उन्होंने इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया है। और हम लोग अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू भी कर पाए हैं इसमें। एक महिला है जो क्या है जिसकी डेथ हुई है, और 2 अभी भी लापता है। तो हमारे जितने भी ये फोर्सेज हैं यहाँ पे इस समय निरंतर जो है गश्त कर रही हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि जो मिसिंग बॉडीज हैं उनको रिकवर कर सकें। सर उपचार तो फिलहाल सभी लोगों को जो हमारा उप जिला चिकित्सालय टनकपुर है वहाँ रेफर किया गया है। अगर कोई पेशेंट सीरियस होंगे तो उनको फिर हायर सेंटर्स पर रेफर किया। इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।